देहरादून डिफेंस एकेडमी। गुड डे एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े थे और उसी में जो आखिरी पार्ट था वो था हमारा कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन के ऊपर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको अक्सर दिखता है। आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चंस ऐसे कमांडर इन चीफ, सन इन लॉ, 500 रुपी नोट, ऐसे करके जो आज तक देखे हैं ना एनडीए के एग्जाम्स में या एयरफोर्स एक्स ग्रुप के एग्जाम में या एयरफोर्स वाई ग्रुप के एग्जाम में या सीडीएससी में, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ना वो कंपाउंड नाउन के ऊपर ही बने हुए क्वेश्चन है। तो नाउन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई है तो कंपाउंड नाउन है, या इसके बाद कलेक्टिव और अनकाउंटेबल नाउन, इन्हीं से सारे के सारे नाउन के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। नाउन, ये कंपाउंड नाउन के टॉपिक को थोड़ा सा और रिवाइज करते हुए हम लोग ये देखेंगे कि कंपाउंड नाउन होता क्या है। तो बेटा कंपाउंड नाउन क्या होता है? कंपाउंड नाउन क्या होता है कि जब दो अलग अलग चीज़ें मिलकर एक नए नाउन का निर्माण करती हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन। एग्जाम्पल आप देखिए, आपने कहा सन, ये एक नाउन है, नाउन 1। आपने कहा लॉ, ये भी एक नाउन है, नाउन 2। इन दोनों को जोड़ के आपने बनाया सन इन लॉ, ये हो जाएगा हमारा नाउन 3। तो यानी ये क्या है हमारा? कंपाउंड नाउन। आपने कहा टूथ, ये भी किस चीज़ का नाम है? तो ये नाउन 1 है। आपने कहा ब्रश, ये भी किसी चीज़ का नाम है, ये नाउन 2 है। इन दोनों नाउन को मिला के आपने क्या बनाया? टूथ ब्रश। तो यानी ये क्या हो गया हमारा? नाउन 3, यानी कंपाउंड नाउन हो गया ये। जब आपने ये चीज़ देखी कि भैया टूथ ब्रश मिलके, ये टूथ एक नाउन था, ब्रश दूसरा नाउन था, इन दोनों ने मिलके तीसरे नाउन का यानी कंपाउंड नाउन का निर्माण किया, तो आप एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि आप बात किसी कर रहे हैं। आपने बोला टूथ ब्रश, तो आप बेसिकली बात किसकी कर रहे हैं? टूथ की या ब्रश की? आप बेसिकली ब्रश की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा मेन वर्ड है वो बेसिकली ये है। ये सिर्फ इसको क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है कि ब्रश कैसा है? टूथ ब्रश, दांत वाला ब्रश है। तो उसका मतलब ये इसके मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है। ये अगर नाउन है और ये वर्ड इसके मीनिंग में यहाँ कुछ ऐड कर रहा है तो उसका मतलब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो कंपाउंड नाउन में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने आज ये सीखा कि कंपाउंड नाउन में एक पार्ट नाउन का काम करता है और दूसरा पार्ट उसको डिस्क्राइब करते हुए एडजेक्टिव का काम करता है। अब जब आपको ये पता चल गया कि एक पार्ट एडजेक्टिव का काम करेगा तो हमको यही पता चल गया कि कंपाउंड नाउन में एक नाउन और एक एडजेक्टिव जब होता है तो जो एडजेक्टिव का पार्ट है वो कभी प्लूरल नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रामर में सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही दो ऐसी चीज़ें हैं जो सिंगुलर या प्लूरल हो सकती हैं। एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन ऐसी चीज़ें ना सिंगुलर होती हैं ना प्लूरल होती है। बस समझ रहे आ रहे हैं? अब अगर मान लीजिए आपको उसका प्लूरल बनाना है तो आप प्लूरल ये लिखेंगे, टूथ ब्रशेस, क्योंकि ये नाउन है और इसमें इसका ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये प्लूरल तो हो ही नहीं सकता। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ रही होगी। कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं, आपको और अच्छे समझ में आएगी। और बेसिकली कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेंगे हम लोग, बहुत कॉमन से। देखिए मैंने यहाँ लिखा इंग्लिश, एक नाउन है, एक सब्जेक्ट का नाम है या नहीं है? इसको मैंने बोला नाउन 1। फिर मैंने लिखा क्लास, ये भी हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कि ये भी एक नाउन है। कैसा? कलेक्टिव नाउन है, तो ये भी एक नाउन है। इन दोनों को मिला के आपने बनाया इंग्लिश क्लास। इंग्लिश क्लास, ये क्या हो गया सर? कंपाउंड नाउन हो गया। अब चूंकि कंपाउंड नाउन है तो उसका मतलब क्या होगा कि इसमें एक नाउन का काम करेगा और दूसरा उसको डिस्क्राइब करने का काम करेगा, यानी एडजेक्टिव का काम करेगा। तो क्लास की, आप किसकी बात कर रहे हैं? इंग्लिश की या क्लास की? मेनली आप लोग क्लास की बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब नाउन तो है ये, और ये वर्ड इसको डिस्क्राइब करने का काम कर रहा है, इसके मीनिंग में कुछ ऐड करने का काम कर रहा है, तो उसका मतलब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब अगर आपको इस कंपाउंड नाउन का प्लूरल लिखना है तो एडजेक्टिव का तो आप प्लूरल बना नहीं सकते, तो आप किसका प्लूरल बनाएंगे? क्लास का। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे इंग्लिश क्लासेस। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो इसके अगले जो हम लोग क्वेश्चन एक स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ उसे क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत आसान होगा। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो आपको एनडीए में या एयरफोर्स में, एक्सवाई ग्रुप में, है ना, सीडीएससी में कई बार देखने को मिले होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, आई हैव अ 500 रुपीज नोट। आ 500 रुपीज नोट, देखिए ये तो हो गया नाउन। आप बात किसी कर रहे हैं? 500 रुपए की या 500 रुपए के नोट की? नोट की बात कर रहे हैं आप, तो यानी ये तो हो गया मेन वर्ड। और ये जो है हमारे 500 रुपी, ये क्या कर रहे हैं? ये इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये इसके मीनिंग में कुछ ऐड कर रहे हैं कि नोट कैसा है? 500 रुपए का। अब क्योंकि ये इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसके मीनिंग में कुछ ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। अब सर अगर ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं तो ये प्लूरल नहीं हो सकते, इसका मतलब मुझे यहाँ से एस जो है ये हटाना पड़ेगा।
बस समझ में आ रही ना आपको? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए आई हैव अ 500 रुपी नोट, आप किसकी बात कर रहे हैं? 500 रुपी नोट की बात कर रहे हैं, तो ये कंपाउंड नाउन बन गया। इसमें आप नोट की बात कर रहे हैं तो मेन नाउन आपका ये हो गया, और जो 500 रुपी है ये इसको डिस्क्राइब करने का काम कर रहा है, यानी इस कंपाउंड नाउन में ये नाउन है और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अगर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है इसका मतलब ये सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, एज सिंपल एज दैट। रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप कंसेप्चुअली चलिए। ग्रामर में आपको मजा आएगा, आपको लगेगा कि हाँ सबसे आसान, और मैं आपको बता रहा हूँ आसान तो ये है ही है, स्कोरिंग भी है। इतनी आसानी से आप किसी भी सब्जेक्ट में नंबर स्कोर नहीं कर सकते इंग्लिश के अलावा। चलिए, राम मैट अ 3 years old बॉय, देखिए 3 years old बॉय ये एक कंपाउंड नाउन है ना। बात किसी चल रही है, 3 साल की या लड़के की? आप बेसिकली लड़के की बात कर रहे हैं जो कि 3 साल का है, तो उसकी बात कर रहे हैं, यानी ये तो नाउन हो गया। और ये क्या कर रहा है? ये इसके मीनिंग में कुछ ऐड करने का काम कर रहा है, ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो उसका मतलब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। भाई नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में अगर कोई वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड कुछ जोड़ने का काम करता है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? एडजेक्टिव बोल सकते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो उसका मतलब ये प्लूरल हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से हमको है एस हटाना पड़ेगा, है या नहीं आसान? अगला क्वेश्चन देखिए, आई नो अ शूज मेकर इन टाउन। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा किस एग्जाम में ये मैंने देखा है, पर ये आया हुआ है। चलिए, आ शूज मेकर ये कंपाउंड नाउन है, शूज भी एक नाउन है ये भी, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया? एक नया नाउन बनाया। तो आप देखिए आप किसकी बात कर रहे हैं, शूज की या शू मेकर की, बनाने वाले की? आप जूते बनाने वाले की बात कर रहे हैं ना, तो बेसिकली ये तो हो गया नाउन। और बनाने वाला किसका या कैसा? शूज का। तो यानी ये इस्तेमाल किया जा रहा है इसको डिस्क्राइब करने के लिए, यानी इसके मीनिंग में कुछ ऐड करने के लिए। इसका मतलब ये हो गया सर एडजेक्टिव। अगर ये एडजेक्टिव हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब ये सिंगुलर होगा, यहाँ से ऐसा हटाना पड़ेगा। आई नो अ शू मेकर इन टाउन। अगला क्वेश्चन देखिए, माई सन इन लॉज लिव इन USA। ये एक कंपाउंड नाउन है, सन एक नाउन था, लॉ एक नाउन था, इन दोनों को मिला के सन इन लॉ नया नाउन बनाया हम लोगों ने, यानी ये कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन है तो अब क्या किया जाए? देखिए नॉर्मली क्या होता है, लोग है ना रट लेते हैं, लोग ऐसा कुछ पढ़ लेते हैं कि भैया अगर कंपाउंड नाउन अगर आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में तो पहले वाले पार्ट में आप एस लगा लीजिएगा अगर प्लूरल बनाना है, या बाद वाले पार्ट में आप एस लगा लीजिएगा। ये चीज़ें पढ़नी है ना इतनी हानिकारक है कि आपको एग्जाम में कहीं पास होने नहीं देंगे। अगर ढंग का एग्जाम, थोड़ा बहुत भी मुश्किल एग्जाम अगर आया ना तो आपको ये गच्चा दे जाएगा, गोली दे जाएगा। इसकी अगली स्लाइड में आप लोग देखेंगे कि ऐसी चीज़ें पढ़नी कितनी बेकार है कि भाई पहले वाले पार्ट में ऐसे लगा लो या दूसरे वाले पार्ट में ऐसे लगा लो, अगर प्लूरल बनाना तो ये कर लो या वो कर लो। नहीं, आपको कंसेप्चुअली क्लियर होना है, आपको जुगाड़ नहीं करने हैं, आपको ट्रिक्स नहीं सीखनी है, आपको कंसेप्चुअली क्लियर होना है। इंग्लिश में ऐसा कुछ है ही नहीं कि बहुत लंबा हो। चलिए यहाँ देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन जो चीज़ होती है ये एडजेक्टिव या एडवर्ब फ्रेज होती है। क्या होती है? एडजेक्टिव या एडवर्ब फ्रेज। यानी अगर किसी प्रीपोजिशन के बाद में नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ है तो वो कभी नाउन नहीं रहता, प्रीपोजिशन प्लस नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब का रूप ले लेती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ? लॉज। तो इन लॉज मिलके ये एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम कर रही होंगी। अभी आपको नहीं पता ज़्यादा तो हम लोग इस बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं कि एडजेक्टिव का काम कर रही है या एडवर्ब का काम कर रही है। हम बस ये बात कर रहे हैं कि भैया प्रीपोजिशन के बाद नाउन लिखा हुआ है तो या तो एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा। इसका मतलब ये प्लूरल हो ही नहीं सकता क्योंकि एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लूरल हो ही नहीं सकते। तो बचा के आपके पास सिर्फ सन, यही एक नाउन बचा हुआ है, इसी को आपको प्लूरल करना पड़ेगा। तो आपको ना इसका एस हटा के यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर आपको प्लूरल बनाना है तो आपको सन्स इन लॉ लिखना पड़ेगा। आई होप ये बात समझ में आई होगी, है ना। तो आपको गलत नहीं पढ़ना है, आपको रटना नहीं है, आपको कंसेप्चुअली क्लियर होना। इंग्लिश अपने आप में बहुत छोटी है। तो ये कुछ जनरल चीज़ें हैं, ये जनरल कुछ कंपाउंड नाउन्स हैं, है ना, जो एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं और आपको याद करने के लिए दिए जाएंगे। आपको याद नहीं करना, आपको समझना है। आप बना सकते हैं अपने आप से, इतनी योग्यता है आपके अंदर अगर आपको टीचर अच्छा मिले तो। चलिए, पहला है अटॉर्नी जनरल। इसका प्लूरल बनाना है तो आपको ये देखना है पहले तो ये कंपाउंड नाउन है। अब कंपाउंड नाउन है तो आपको ये देखना है बात किसकी हो रही है, उसको नाउन मानना और दूसरी चीज़ को मानना एडजेक्टिव, कि सिर्फ ये इसके मीनिंग में सिर्फ कुछ ऐड कर रहा है। यानी आपने बोला अटॉर्नी जनरल, किसकी बात हो रही है? अटॉर्नी की या जनरल की? बेसिकली अटॉर्नी की बात हो रही है, जनरल तो उसकी रैंक है। तो यानी ये नाउन है और ये इसके मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है।
अगर ये इसके मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है और ये नाउन है तो ये प्लूरल हो नहीं सकता, क्योंकि ये नाउन है, नाउन ही प्लूरल और सिंगुलर होते हैं। ये तो इसके मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव है, ये प्लूरल सिंगुलर नहीं हो सकता। तो आप इसका प्लूरल बनाएंगे अटॉर्नीज जनरल। अगला देखिए, जनरल मैनेजर। यहां पे बात किसकी हो रही है, जनरल की या मैनेजर की? मैनेजर की बात हो रही है। जनरल तो उसकी रैंक है भाई, जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ईटीसी राइट। तो यहां क्योंकि मैनेजर की बात हो रही है, ये नाउन है और ये सिर्फ इसके बारे में कुछ बता रहा है, इसके मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है, तो इसका मतलब ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। अगर प्लूरल होगा तो यही होगा, इसको तो हम प्लूरल कर ही नहीं सकते, तो हम क्या लिखेंगे, जनरल मैनेजर्स। अगला क्वेश्चन देखिए, बुक शॉप। आप किसी कर रहे हैं बात, बुक की या शॉप की? किताबों की दुकान की बात आप कर रहे हैं, राइट। तो दुकान की बात कर रहे हैं, ये मेन वर्ड है, यानी ये नाउन है और ये इसके मीनिंग में सिर्फ कुछ ऐड कर रहा है कि भैया दुकान, कैसे दुकान, बुक शॉप, किताब की दुकान। तो उसका मतलब ये नाउन और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो यानी ये तो प्लूरल हो नहीं सकता, प्लूरल ये होगा, इसका मतलब बुक शॉप्स आप लिखेंगे। क्वेश्चन आप देखिए, शॉपकीपर, दुकानों से चोरी करने वाले, चोरी करने वालों की आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नाउन होगा, जिसकी मुख्यतः बात चल रही है वही नाउन होगा, और ये इसके मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है। चोरी करने वाले कहां से, दुकानों से, ये नाउन और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है इस कंपाउंड। तो अगर प्लूरल होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। शॉपलिफ्टर्स हम लिखेंगे, लिफ्टर्स हम लोग नहीं। अगला क्वेश्चन, जनरल। अब देखिए, जनरल की आप बात कर रहे हैं, मेजर उसकी रैंक है, मेजर जनरल, कॉलोनल जनरल, राइट। तो ये क्या होती है हमारी, मेजर, कॉलोनल, है ना, ये सब क्या है, लेफ्टिनेंट जनरल। तो लेफ्टिनेंट, कॉलोनल, मेजर, ये क्या है, रैंक है। आप जनरल की बात कर रहे हैं, यानी ये तो नाउन है, जो मुख्य वर्ड है हमारा नाउन है, और ये इसकी रैंक बता रहा है, ये इसके मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब इसी को प्लूरल आप करेंगे, मेजर जनरल्स। तो आप देख ही रहे होंगे कि ऐसे याद करना ना कि भाई पहले वाले पार्ट में ऐसे लगा लो या बाद वाले पार्ट में अगर कंपाउंड नाउन है तो ऐसे लगा लेना, ये काम नहीं करेगा। आपको पता होना चाहिए, आपको देखना आना चाहिए, वही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको एनडीए में 200 में से 160 से लेके 180 नंबर लेके आना है ना, आप रिलीजियसली बस ये वीडियोस कीजिए फॉलो, इतने नंबर आप लेके आएंगे, क्योंकि हम वोकैब की भी एक सीरीज शुरू करेंगे जल्दी, वो हम लोग लाइव रखेंगे। चलिए, पासर बाय। अब देखिए, पासर तो है हमारा नाउन और बाय है हमारी प्रीपोजिशन। सर प्रीपोजिशन कभी भी प्लूरल नहीं हो सकती, नाउन या प्रोनाउन ही प्लूरल होंगे। तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, पासर बाय। वो एग्जाम में आपको पासर बायज लिख के देंगे, ऐसे करके या कुछ भी करके, प्लूरल वो इसको बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप समझदार बच्चे हैं, आपको पता है कि भैया जो बाय होता है वो होती है प्रीपोजिशन, वो कभी भी प्लूरल हो ही नहीं सकती। अगला देखिए, लुकर ऑन, सेम कॉन्सेप्ट। हमको पता है कि भैया ऑन तो प्रीपोजिशन है, अब प्रीपोजिशन है तो प्लूरल नहीं होगी, तो मुझे पहले वाले पार्ट को ही प्लूरल करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हैंडफुल। हैंडफुल एक ही वर्ड है, तो इसका तो बाद में आपको ऐसा लगाना पड़ेगा, उसको हैंडफुल से लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, ऑफिसर इंचार्ज। मैंने अभी आपको बताया कि भैया प्रीपोजिशन के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन आता है, ये होगी प्रीपोजिशन और ये हो गया नाउन, तो वो एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करता है, ना कि नाउन का। अगर ये एडजेक्टिव या एडवर्ब है तो उसका मतलब ये प्लूरल नहीं हो सकता, इसका मतलब मुझे ऑफिसर को ही प्लूरल करना पड़ेगा, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, ऑफिसर्स इंचार्ज। अगला क्वेश्चन देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट। अब ये प्रीपोजिशन अगेन आ गई और इसके बाद में नाउन लिखा हुआ, यानी ये जो पार्ट है ये एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम कर रहा होगा, तो अगेन ये प्लूरल नहीं हो सकता, मुझे कोड को ही प्लूरल करना पड़ेगा, कोड्स ऑफ कंडक्ट। अगला क्वेश्चन, मैन हेटर और मैन हेटर्स। देखिए, इसका जो प्लूरल होगा वो ये होगा, और इसका मैन सर्वेंट का जो प्लूरल होगा वो ये होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये देखनी है, क्योंकि मैंने देखा है भाई, पिछले 7-8 साल से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि बच्चों के पास ये सवाल जरूर होता है कि सर मैन सर्वेंट का प्लूरल हम लोग MEN सर्वेंट्स क्यों कर रहे हैं, और हम लोग मैन हेटर का प्लूरल मैन हेटर्स क्यों कर रहे हैं, ये कैसे हम लोग समझें। देखो बेटा, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होता है वन हु हेट्स मैन। इस मीनिंग में अगर आप देखेंगे तो मैन का जो रेफरेंस है वो ऑब्जेक्ट की तरह है, भाई ये वर्ब है और ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद लिखा हुआ वर्ब का ऑब्जेक्ट है ना। तो अगर मैन या वुमेन का रेफरेंस जब मीनिंग हम लोग देखें तो उसके ऑब्जेक्ट के रूप में आए, तो हमेशा हम कोशिश करेंगे कि बाद वाले पार्ट में ऐसे लगा के उसको प्लूरल बनाए। अब इसका देखिए आप मीनिंग, मैन सर्वेंट, अ मैन हु सर्व्स
आप देख रहे हैं कि इसके मीनिंग में जो मैन का रेफरेंस है वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और जब मैन या वुमेन का जो रेफरेंस है वो मीनिंग में सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो आप दोनों पार्ट को क्या करेंगे, आप प्लूरल करेंगे, आप लिखेंगे मैन सर्वेंट्स। और इसी तरीके से आप इसको कहीं भी लगा के देखिए, आपको पता चल जाएगा। आप देखेंगे कि ये जो हमारा लॉजिक है बिल्कुल सही काम कर रहा है हर जगह। आपको अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि सर ऐसा कैसे होगा और ऐसा कैसे होगा, आपके पास जवाब है अभी। चलिए, कोर्ट मार्शल। अब देखिए, अगर आप यहां देखेंगे तो आप ये सोचिए कि यहां बात किसकी हो रही है, कोर्ट की या मार्शल की। मार्शल का मतलब है सेना से संबंधित, सेना से संबंधित कोर्ट, तो आप प्राइमरीली कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो कोर्ट तो हमारा नाउन हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, ये इसके मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है तो उसका मतलब ये एडजेक्टिव हो गया, तो ये तो प्लूरल हो नहीं सकता, आपको नाउन को ही प्लूरल करना पड़ेगा और आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कोर्ट्स मार्शल। इतना पढ़ लीजिए, एग्जाम में इसके अलावा किसी और चीज़ पर क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। इतना आप याद भी करके जाएंगे ना तो भी आपके लिए काफ़ी है। समझ लिया तो बहुत अच्छा है ही है। मैं बोल रहा हूँ कि आपको समझ में ये नहीं भी आया हो, बाई चांस मैंने कोशिश पूरी की है फिर भी आपको अगर समझ में नहीं भी आया है तो आप इतने ही जो मैंने कंपाउंड नाउन या समझाए हैं आप इनको याद करके चले जाइएगा, और जो 4-5 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उनको एक बार ठीक से रिवाइंड करके उनको देख लीजिएगा। इससे ज़्यादा आपको वो NDMA, एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, CDSC, SSC इनमें कहीं नहीं पूछने वाला है। सो विद दिस आई विश यू गुड लक। Dehradun Defense Academy, where excellence is the only aim.